Good morning, everyone. So, class 12th macro economics, right? चैप्टर आज हम बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. अच्छा, आज की क्लास में अच्छे से ध्यान देना बच्चों. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा चैप्टर है, अगर अच्छे से समझ आता है तो बहुत ही ज़्यादा इजी आपके लिए हो जाएगा. सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर. लेकिन हाँ, अगर आपने इसके कंसेप्ट को कैच नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर ये बन सकता है. लेकिन आज की क्लास में इसको इस तरीके से कुछ पढ़ने वाले बेटा कि बिल्कुल आपको ये इजी लगेगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा आपका. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या है. बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा नाम से समझ आ रहा है, बैलेंस. बैलेंस मतलब क्या होता है? कुछ दिया कुछ लिया तो बचा कितना, यही बैलेंस होता है. हमें ये देखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी हमें बाहर की कंट्री से जितना भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कई सारा इंपोर्ट हम करते हैं, बाहर से मंगाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, कई सारी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो बाहर देते हैं, तो नेट अमाउंट पेबल एक साल में कितना है. ठीक है, सपोज कीजिए इंडिया का जो इंपोर्ट है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर वो है 500 करोड़. ठीक है, बहुत कम बता रहे हैं, लेकिन हम एक छोटा एग्जांपल लेकर के समझते हैं. वहीं अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें पर्टिकुलर ईयर में तो वो है 700 करोड़. तो सिंपल बीओपी क्या कहता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट. अच्छा, एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एम मतलब इंपोर्ट्स. तो 700 माइनस 500 दैट विल गिव 200 करोड़. सिंपल, ये है जो कि हमें बाहर से मिला जाता है. अच्छा, इसी का ऑपोजिट कर लेते हैं. सपोज करो एक केस और है जिसमें एक्सपोर्ट तो हुआ है बेटा 600 करोड़ का, बट जो इंपोर्ट हुआ है ना अपना, दैट इज ओनली फॉर ओनली 700 करोड़. So how much will be BOP in this case? Exports minus imports बताया था, तो सिंपली 600 में से we will subtract 700, that means माइनस का 100. दिस इज शोइंग कि इंडिया ने कमाया कम है, या हमारी जो कंट्री है उसने कमाया कम 100, बल्कि हमें पेबल ज्यादा है, बाहर हमें देना और ज्यादा. ये सिंपल है बीओपी. अब ये इतना इजी ऑब्वियसली नहीं होगा, इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स में आप इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा. जो भी बीओपी है वो 3 पार्ट्स में कैलकुलेट. पहला इसमें अकाउंट बनता है, दैट इज द करंट अकाउंट. सेकंड इसमें अकाउंट बनेगा बेटा, दैट इज द कैपिटल अकाउंट. एंड थर्ड इसमें बनेगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, दिस इज द थर्ड वन. तो 3 पार्ट्स में बीओपी ट्रांजेक्शन्स को देखा जाता है. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? पक्का. अब देखो यहाँ पर और एक अच्छी चीज आती है, हर एक अकाउंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो हम चैप्टर में पहले उन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन होता है वो अपन देखेंगे. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन है. ओके, दिव्यांशु स्टैंड अप. दिव्यांशु, लेट मी नो व्हेनेवर एनी अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक. ठीक है, say you have received salary from any particular employer, so आपके अकाउंट में वो पैसा डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है? क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास एसएमएस क्या आता है? क्रेडिट का मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट. राइट. यहीं से एक बात और समझ आएगी, प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड. कि जब जब पैसा आएगा इंडिया में, एनी मीन्स, चाहे लोन लेकर ही क्यों ना है, जब जब पैसा आएगा तब तब लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में. कहाँ लिखेंगे बेटा? और जब जब पैसा जाएगा, अब वो जाएगा कैसे भी हो सकता है, तो तब तब अपन इसको लिखेंगे बेटा डेबिट साइड. कैसे लिखेंगे? आया तो जैसे हमारे बैंक अकाउंट में भी आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट होता है. और जब जब जाएगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं और इसी के ऊपर हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है. आइए अपन स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट
एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, रीडिंग लगाएंगे पहले। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all the economic transaction between its residents and resident of the foreign countries during a given period of time। ठीक है, कि भैया इंडिया से बाहर जो रहने वाले वो लोग हैं, जो भी ट्रांजेक्शन विद इन अ ईयर हो रहे हैं, उनका नेट रिसीवेबल या पेबल कितना है, वो सारी चीजें किसमें देखी जाती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसमें देखी जाती है बेटा? सिंपल। नाउ ये इसकी पर्टिकुलर एक डेफिनेशन। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर कॉज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अच्छा, ऐसे कई ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसमें किसी भी तरीके से ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो रही है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है, क्या उसको हम लेंगे? नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या है बेटा, कि कुछ अमाउंट होता है जो डेबिट साइड आएगा, कुछ ऐसा होगा जो क्रेडिट साइड आएगा। हर एक ट्रांजेक्शन के ड्यूअल इंपैक्ट। क्लियर है? क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लोन लिया, तो इसके ड्यूअल एस्पेक्ट क्या हुए? पैसा आया, है ना, और दूसरा आपकी लाइबिलिटीज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, है ना। तो ये दो एस्पेक्ट हमेशा रहेंगे और इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री। क्लियर है? ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय कंट्री will result in credit entry and debit entry of equal size। क्लियर? अपनी सिंपल अकाउंट्स में भी अपन यही करते हैं। भाई अपन सपोज कीजिए 50,000 का कोई असेट लेकर के आते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि हमारे यहाँ से कैश तो गया, असेट उतने से कम हो गया, और एक तरफ दूसरा असेट जो हम खरीद के लाए, सपोज करो टेबल चेयर या सोफा जो भी आप लेकर के आए हो, उतने से असेट को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही होता है। तो इक्वल अमाउंट से डेबिट, इक्वल अमाउंट से क्रेडिट, ऐसा ही होता है। सेम चीज यहाँ पर फॉलो होगी। एज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग, द बीओपी अकाउंटिंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस। अब जैसे हर एक लेजर आप देखते हो लास्ट में कैसा होता है, अमाउंट इक्वल आते हैं दोनों कॉलम्स में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में। सेम चीज यहां पर फॉलो होगी बीओपी। ठीक है, कि हमेशा 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 बीओपी कैसा दिखेगा? बैलेंस्ड दिखेगा। कैसा दिखेगा सर? होता कैसा है बीओपी, वो सारी चीजें अपन इसमें देखें। ठीक है, एक छोटा सा बीओपी स्टेटमेंट देखते हैं, चलो आओ, दिखता कैसा है, ताकि आप और रिलेट कर पाओ। सो हेयर एज यू कैन सी, बेटा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, इस तरीके से कुछ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स विजिबल, है ना, ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बीओपी का होता है। ठीक है, हमारे क्लास में हम इसको पढ़ रहे हैं अच्छे से, और हमारी बुक में भी इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, बाकी इस तरीके से दिखता है बेटा। दैट इज ट्रेड बैलेंसेस यहाँ पर होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, देन हेयर ऑल्सो आपको एफडीआई वगैरह कितना आया, कितना हमने दिया, वो सारी चीजें इसमें गिवन। ठीक है, ओके, तो लेट्स कम टू दी चैप्टर अगेन। Now what it says, the balancing item errors and omissions must be added to the balance the BOP account। देखो एक बात समझना, दो चीजें हैं, पहला तो क्या, करंट अकाउंट बैलेंस, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस, है ना। इसके बाद भी कुछ ऐसे आइटम होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ ओमिशंस होते हैं जिसको हमने नहीं लिखा होता है ना। तो ऐसे एरर्स एंड ओमिशंस को भी इसमें ऐड किया जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं इसको एरर्स एंड ओमिशन। अच्छा, एरर एंड ओमिशंस का मतलब क्या है? एरर मतलब तो कुछ मिस्टेक्स, और ओमिशंस मतलब क्या है कि कुछ आइटम आप लिखना भूले, छूट गया आपसे लिखना, तो उसको भी आप लास्ट में ऐड कर, तब जाकर के बीओपी का बैलेंस। ठीक है, आइए देख। बाय कन्वेंशन डेबिट आइटम्स एंड क्रेडिट आइटम्स आर एंटर्ड विद अ माइनस साइन एंड प्लस साइन रेस्पेक्टिवली। यानी सीधी सीधी बात है, पैसा जब जब गया,
तो डेबिट। और अगर डेबिट है तो हम कैसा साइन लगाएंगे? माइनस। डेबिट है तो कैसा साइन बेटा? भाई हमारे अकाउंट से पैसा जाता है तो हम कैसा साइन लगाते हैं, और जब जब पैसा आएगा तो हम कैसा साइन देंगे? प्लस का। और पॉजिटिव साइन लगाओ या नहीं लगाओ वो पॉजिटिव ही होता है, राइट? ओके ना। ट्रांजेक्शन्स इन बीओपी आर क्लासिफाइड इनटू द 5 मेजर कैटेगरीज, ठीक है? आइए देखते हैं कौन कौन से। गुड्स एंड सर्विस अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म प्राइवेट कैपिटल अकाउंट, शॉर्ट टर्म ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहला जो हमारा अकाउंट हम सीखने वाले हैं बेटा बीओपी में, दैट इज द करंट अकाउंट। क्या है? ठीक है, 4 स्टेप्स में करंट अकाउंट का बैलेंस निकलेगा। कितने स्टेप्स में? अब वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, 4 स्टेप्स कौन से हैं, आइए एक एक करके अपन देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला स्टेप कौन सा है बेटा? दैट इज गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। कौन सा बच्चों? अच्छा, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस होता क्या है, आइए वो देखते हैं। ठीक है, या इसको आप ट्रेड बैलेंस भी कह सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसको गुड्स एंड सर्विस बैलेंस की जगह सिंपल लैंग्वेज में आप ट्रेड बैलेंस भी लिख सकते हो। अच्छा, ट्रेड बैलेंस कह लो या फिर मर्केंडाइज के बैलेंस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जितना भी आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया उसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर दो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स में कैलकुलेशन होगी करंट अकाउंट की। तो सबसे पहला क्या हुआ? जितना एक्सपोर्ट हुआ उसमें से इंपोर्ट्स को कर दो सब। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे गुड्स एंड सर्विस बैलेंस। ध्यान से देखना बेटा, इसमें फर्क है, कुछ डिफरेंस है। क्या बैलेंस देखेंगे आज? तो भाई सबसे पहले जितना आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया था, सिंपल सा आपने उसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस कर दिया। ठीक है सर, ये तो हमने ऊपर भी किया था, है ना? लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होगी। व्हाट इट इज? कि जितना आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करी, कौन सी सर्विसेज? नॉन फैक्टर सर्विसेज। कौन सी बेटा? उसमें से इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को माइनस करो। अब बात आती है कि सर ये फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज है क्या? देखो, फैक्टर सर्विसेज तो वही वाली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? नॉन फैक्टर जैसे कि आपका इंश्योरेंस सर्विस हो गई, बैंकिंग की सर्विस हो गई, जो आपने बाहर से किसी बैंक से ले रखा है या बाहर वालों ने इंडिया से ले रखा है। ठीक है, तो वो नॉन फैक्टर सर्विसेज में आते हैं। किस में आते हैं जूली? क्लियर? नाउ थर्ड बैलेंस जो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे बेटा, दैट विल बी इनविजिबल्स। भाई इनविजिबल्स कैसा होता है? जो दिखता नहीं। क्या सर्विसेज दिखती हैं? कैन यू सी सर्विसेज? अच्छा, सर्विसेज के एक छोटा सा एग्जांपल दो अश्विन, क्या होती है सर्विसेज? कैसे प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल दो। नो, नॉट क्लियर। सिट डाउन आलोक, टेल। वेरी गुड। एंड कैन बैंकिंग बी आल्सो कंसिडर्ड एज अ सर्विस? ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। तो बेटा जी, सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? इनटेंजिबल, दिखता नहीं है लेकिन हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स के लिए। जैसे डॉक्टर की सर्विस, टीचर की सर्विस, बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, ये सब किस में आते हैं बच्चों? सर्विसेज किस में आते हैं? तो इनविजिबल्स में 3 टाइप्स के बैलेंसेस कैलकुलेट होते हैं। फर्स्ट है बेटा बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है,
सेकंड है बैलेंस ऑफ NFS मतलब नॉन फैक्टर सर्विस, एंड थर्ड इसमें ऐड किया जाएगा, वेरी गुड, बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, किसी भी चीज का बैलेंस अगर आपको निकालना, किसी भी चीज का, है ना, तो सिंपल जितना आपने बाहर भेजा है उसमें से जितना आपने बाहर से मंगाया, बोले तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को कर दो माइनस, आपका बैलेंस निकल के आ जाए। सपोज करो आज आलोक और मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मुझे देखना है कि भाई मंथ एंड पर नेट पेबल या रिसीवेबल कितना है, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा कि आलोक को पैसा मुझे देना कितना है और आलोक से इस महीने में मैंने पैसा लिया कितना है, सही है, उसको लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, बैलेंस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों, और सेम चीज यहाँ है, तो बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज का मतलब एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर, सिंपल। बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या कहता है, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ नॉन फैक्टर, ठीक है। बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर निकालना है तो एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर माइनस इंपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर। एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा, स्पेशल अटेंशन इस चीज पर आपको पे करनी है, करंट अकाउंट बैलेंस में क्या चीजें आती है, करंट अकाउंट बैलेंस में या करंट अकाउंट में हर वो चीज रिकॉर्ड की जाएगी जिससे हमारी कंट्री के असेट या लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब असेट लाइबिलिटी स्टेटस क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई बाहर की कंट्री की कंपनी है, उसने इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, हमारे पास पैसा आया, अब ये हमारे असेट्स को डाइल्यूट कर रहा है क्योंकि हमारी ओनरशिप क्या हुई है, गई, समझ रहे हो बात को। तो असेट लाइबिलिटी स्टेटस को जो चीजें इंपैक्ट नहीं करती, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को अपन करंट अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन अगर हम बाहर से बोरो कर रहे हैं पैसा तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हर वो ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा जिससे किसी भी कंट्री के असेट या फिर लाइबिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट, दैट इज फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, एंड फाइनली द फोर्थ वन, दैट इज करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। अब करंट अकाउंट बैलेंस में कौन सी चीजें आएंगी बेटा, बहुत सिंपल है, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करना है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड एंड थर्ड, दैट मींस हमारा फॉर्मूला क्या बन गया करंट अकाउंट बैलेंस का, ट्रेड बैलेंस प्लस, सिंपल, ये हो गया। अब दिस इज द होल करंट अकाउंट जो कि आप कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होता है बच्चे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए जाएंगे, आपको पूछेगा कि ये करंट अकाउंट का पार्ट है या कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, राइट। सेम वे आपसे ये भी पूछा सकता है कि इसको किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड। आपको एक कंसेप्ट को क्लियर रखना, पहला, जब भी पूछा जाए कि भाई इसको किस अकाउंट में डालेंगे, करंट या कैपिटल, तो आपको देखना है क्या इस ट्रांजेक्शन से हमारी कंट्री के असेट या लाइबिलिटी स्टेटस पर कोई इंपैक्ट हो रहा है, हो रहा है, अगर तो हो रहा है तो द कैपिटल अकाउंट, और अगर नहीं हो रहा है तो करंट, सिंपल। दूसरा, पैसा आ रहा है अगर थ्रू एनी मीन्स,
पैसा अगर आ रहा है तो किसमें, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। और जब जब पैसा जा रहा है, डेबिट साइड। ठीक है, इज इट क्लियर विद एवरीवन? इसमें किसी को कोई भी डाउट है? पक्का, इसकी भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे बेटा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। नाउ here comes the next account, which is the capital account. Which one is it? Capital. Now what is capital account? As I told you earlier, capital account में हर उस ट्रांजेक्शन को लिया जाएगा जिससे कंट्री के असेट या लायबिलिटी स्टेटस पर इंपैक्ट होगा। ठीक है, नाउ तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट के, एक एक करके देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज बोरोइंग, पैसा उधार लिया तो लायबिलिटी बढ़ी। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, third important component, that is the NRI deposits. What is it? नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया का अगर कोई डिपॉजिट है वो इसमें लेंगे। फोर्थ इज बैंकिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा? एंड द लास्ट पार्ट विच इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन सेज बोरिंग। अच्छा, बोरिंग का मतलब क्या है? पैसा हमने लिया उधार। अब पैसा उधार जब लिया जाता है बेटा, दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला एक्सटर्नल कमर्शियल borrowings, and second one is external assistance। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल रहा है, जैसे सपोज कीजिए लोन पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% पर एनम, और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको भी लोन मिल रहा है बाहर की किसी कंपनी से, तो कहलाएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या कहलाएगा बेटा? लेकिन अगर रेट में कुछ कंसेशन है, तो मार्केट रेट तो 10% है, लेकिन हमें जो लोन मिला है वो मिला है 8% पर, उसे हम कहेंगे बेटा एक्सटर्नल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब आपको हेल्प करेगी। क्या करिए बेटा? ठीक है, तो इसी के आगे का जो है पार्ट वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।